डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि चर्चा कर रहे हैं कि बायोलॉजी जो है से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग का एक सीरीज चल रहा है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस है। इस कड़ी में आपको 3-4 क्लास मिल गया होगा, या इसको वीडियो कहें चाहे जो कहें। इसी कड़ी में अगला जो है से मेरा ये 5वां क्लास समझे या वीडियो समझे, उसमें कुछ प्रश्न है, सो उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। और ये तो हर क्लास में आपको बता ही रहे हैं कि हम लोग का एक जो बीपीएससी एडीओ का जो परीक्षा होना था 10 जनवरी या से शुरू होना था, वो एक्सटेंड करके अप्रैल में चला गया है। तो इसमें आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। और उस कड़ी में हम चाहते हैं जो थोड़ा बहुत आप लोगों से जुड़े, या तो उसमें इतना कम समय में सारा सब्जेक्ट तो पढ़ना संभव नहीं है। और थोड़ा बहुत आप जब एग्जामिनी है या बीइंग ए कम्पिटिटर, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के नाते तो पढ़े ही होंगे। तो एवरेज क्वेश्चन तो आप बना ही लेते हैं, लेकिन जो यहाँ से कोई सब्जेक्ट हो, जितने सारे जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो सब है, तो उसमें क्वेश्चन जो जहाँ से एक उसको कहेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहें, या जहाँ से सिलेक्शन जिन प्रश्नों को ठीक करके आप या तो सफल होते हैं असफल होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का संग्रह हमने हर सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस में बायोलॉजी जो है सबका लगभग 2000 से अधिक प्रश्नों का हमने हर चैप्टर से संग्रह किया है। और उसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और कम समय में आपको लगभग जो ऐसे 50 प्रश्नों का सेट रहेगा। सेट तो इसको नहीं करें, हमको इतना क्वेश्चन करा देना है। ऐसे प्रश्नों की संख्या तो इतिहास में 6-7 हज़ार है, से जो मेरे पास कलेक्ट है, ज्योग्राफी है, तो वो सब नहीं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण चाहे एवरेज क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही लेते हैं, लेकिन जहाँ से थोड़ा बहुत टीचर की भूमिका, आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ऐसे प्रश्नों का जो अभी तक हमने अनुभव किया से वो सब आपके लिए बहुत ही लाभदायक और कारगर सिद्ध होगा। यही सब प्रश्नों को ठीक करके हम आप परीक्षा में सब एवरेज तो सारे लोग ठीक कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का है जिसके लिए अब इसको फ्री तो शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन जुड़ने के लिए आपको करीब 2-2.5 महीना भी है मेरे पास समय, जो मंडे से शुरू कर रहे हैं। तो इसका मात्र हमने 99, इसको फीस नहीं रख समझे, एक जुड़ने का एक और लगाव भी कहें, या हमको समझने का आपको मौका मिलेगा जो आपके प्रति हम कुछ करें, आपके लिए कितना ही परीक्षा में लाभकारी सिद्ध हो रहा है। तो इसी कड़ी में आप उसमें जुड़ जाइए। मंडे से हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। और ये सब जो 10 प्रश्नों का संग्रह है, बायोलॉजी है, इसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स से ये तो चलता रहेगा। और ऐसे मेरा फाउंडेशन बैच भी है जो चल रहा है, 4 बजे से ज्योग्राफी शुरू हो गया है, कल से एक हिस्ट्री भी शुरू हो रहा है। तो मेरा जो टोटल जीएस का ये जो ऐप है, उसके प्ले स्टोर पर सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसमें आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो केवल ज्योग्राफी पढ़ना है तो 199 में ही हम 3 महीना आपको ऑल ज्योग्राफी इंडिया का, इवन बिहार का भी कुछ उसमें कवर करेंगे। न केवल आप पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, तो मैप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी का, तो विश्व का, भारत का और बिहार का, उसका भी 199 रखें। न केवल आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका भी 100, तो वो खुचरा कर दिया गया है। जो आप हमको समझिए, आप फाउंडेशन बैच में जो है इसे टोटल का है वो 1 साल का ड्यूरेशन का है। ऐसे 9, 10, 11 महीना तो हम पढ़ाएंगे ही, 2 घंटा क्लास चलेगा। तो इस पर प्ले स्टोर पर सारा टोटल जीएस कैप जो है मेरा, और यही इसमें आप लोगों से हम कोऑपरेट चाहेंगे, एक सहयोग चाहेंगे। पढ़ाने के लिए तो 25-30 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये अपना सब मेरा अपना सेपरेट से चैनल डेवलप किए हैं, 1 महीना हुआ है। तो इसमें अधिक से अधिक आप लोग सहयोग कीजिए। सहयोग क्या करना है, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा थोड़ी ही बनाना है। टीचर की भूमिका है आपके करियर में, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हम कर देते हैं तो लगेगा जो नहीं मेरा मेहनत सही दिशा में जा रहा है। और जहाँ तक आर्थिक बात है तो 150 रुपया दिन भर में गुटखा खा के लोग फेंक देते हैं। तो इससे लाभान्वित होइए, और हमको भी ये करने का एक लगेगा जो नहीं आपके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। तो ये तो देखिए, हमको समझिए कि कितना आपके लिए हम कारगर सिद्ध हो रहे हैं परीक्षा के लिए। और सारी बातें तो जीवन में बहुत कुछ है, वो किसी व्यक्ति के बस का चीज़ नहीं है, लेकिन एक बीइंग ए कम्पिटिटर और बीइंग ए टीचर हम लोग के बीच का एक जो संबंध डेवलप होगा, वो इससे आप जुड़िए।
कुछ बड़ी बात नहीं है। 2-2.5 महीना आपको इसी में फी में हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन में। नहीं आप पढ़े हुए नहीं है, आगे के लिए सोच रहे हैं बीपीएससी अगर और सारा एग्जाम देना है, दरोगा चाहे जो कुछ देना है, तो जीएस तो एक ऐसा कॉमन अब सब्जेक्ट हो जो हर परीक्षा में इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो उसके लिए फाउंडेशन बैच भी आप जोड़ सकते हैं, 1 साल का कोर्स है। नहीं कोई सब्जेक्ट से हमको अगर जानना परखना है तो कोई एक सब्जेक्ट में जुड़ के आप देखिए, वो सब चल रहा है। तो इस कड़ी में हम बायोलॉजी का जो 4 क्लास लिए हैं या 4 आपके वीडियो आप तक पहुंच गया होगा, इसमें 5वां जो है वो देखिए जो कौन कौन प्रश्न है और कैसे हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि यह किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, जीवन की भौतिक आधार है। ठीक है, इसका हिंदी हो गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीधा बीपीएससी में। तो इसमें ये हक्सले कहता है, समझ गए, हक्सले कहता है। लेकिन ये जो है 1939 में इसे जो और अटपटम क्वेश्चन रहेगा, जेई पुरकिंजे ने कहा था कि किसी जीव में जीव दर जो है, किसी जीव में जो जैविक माने घटक है उसको वो जीव द्रव्य कहा। जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म कहा, समझ गए। तो जीव द्रव्य के बिना मतलब जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये पुरकिंजे जो है 1939 में कहते हैं कि ये जैविक घटक है, जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा। लेकिन आगे चलकर ये हक्सले कहते हैं कि वो जीवन का भौतिक आधार है। माने आधार के बिना अगर आपका बिल्डिंग है, मकान है, तो आधार नहीं है तो बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा। मतलब जीव द्रव्य है तभी जीव की हम बात कर सकते हैं। और ये पुरकिंजे कहते हैं से जीव द्रव्य, इसको दूसरे भाषा में इसको ऐसे कहें कि जीवन के लिए आवश्यक है बताया, प्राणदायक पदार्थ बताया, ये भी कह सकते हैं प्राणदायक पदार्थ कहा। और जिसके लिए उन्हें जीव द्रव्य टर्म दिया, जीव द्रव्य। लेकिन इतना ही कह के वो निकल जाते हैं। लेकिन आगे जाके ये हक्सले है ये बताते हैं से नहीं, प्राणदायक पदार्थ जीव द्रव्य तो टर्म देते हैं जे पुरकिंजे, लेकिन कहते हैं इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। माने जीवन का भौतिक आधार, आधार के बिना आपका कोई मकान खड़ा नहीं, पिलर होगा तभी मकान होगा। तो इतना मतलब एक जीवन के लिए, एक लिविंग बीइंग के लिए कितना माने आवश्यक है, तो इसलिए इसको आधार मान दिया है, समझ गए। ये सब तो ऐसा है, पोर्टर जो है से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देते हैं, अल्टमन जो है से माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं, ऐसा शायद क्वेश्चन है ये देता है। ये जो है से लाइसोसोम देते हैं, ये आगे ऐसा क्वेश्चन है, तो उस पर और भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ये देखिएगा, दोनों ऑप्शन था, बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले जेई पुरकिंजे ने ये प्राणदायक पदार्थ कहा, ऑल लिविंग मस्ट हैव प्रोटोप्लाज्म। मतलब जितने सारे, चाहे वो प्लांट बीइंग हो चाहे एनिमल बीइंग है, माने बोथ आर लिविंग बीइंग। मतलब चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, मतलब पौधा, उसमें प्रोटोप्लाज्म का होना जरूरी है। और प्रोटोप्लाज्म सब जो देते हैं जेई पुरकिंजे 1939 में देते हैं, और उसकी तुलना कहता है प्राणदायक पदार्थ, प्राणदायक पदार्थ यानी जीवन देने वाला।
लेकिन इसका महत्ता को और आगे चल के ये हक्सले बताते हैं कि नहीं, तो प्रोटोप्लाज्म तक तो ठीक है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म इतना माने एडिक्वेट रिक्वायरमेंट का है, जिसका आवश्यक घटक है एक लिविंग बीइंग के लिए, तो उन्होंने कह दिया ये नॉट मेयरली ए प्रोटोप्लाज्म, रादर इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यह जीवन का भौतिक जो है क्या है, आधार है। तो ये थोड़ा, ये तो बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन था। तो देखिएगा जो चाह क्या रहा था, जीव दर शब्द देगा तो पुरखिंजे, लेकिन जीव दर को किस रूप में वो कंसीडर करते हैं, इंटरटेन करते हैं कि इट इज नॉट मेयरली ए लिविंग कंपोनेंट, मानते एक क्या है, घटक नहीं है, बल्कि इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का ये क्या है, आधार है। बहुत कुछ है, ये तो बार बार बोल रहे हैं ये सब प्रश्नों, ये तो आप रेगुलर क्लास पढ़ेंगे, बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो इसमें सब A to Z से 0 से लेकर आपको पूरा पढ़ाएंगे। बायोलॉजी भी 3 महीना लगभग 1 घंटा क्लास चलेगा, लेकिन ये तो उन बच्चों के लिए है जो पढ़े हुए हैं, जहाँ पर उनको थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है क्वेश्चन को एनालिसिस करने में, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको सिलेक्शन होना ना होना ज़रूरत होता है। तो इसीलिए आप लोग के लिए जो एडीओ परीक्षा जो होने जा रही है अप्रैल में, तो ऐसे प्रश्नों का संग्रह करके हम हर सब्जेक्ट में आपको 2000 से दे रहे हैं। बार बार बोलेंगे, इसको एक लुभावना शब्द नहीं बोले, आप लोग के बीच हम जुड़ने के लिए, चाहे हमको समझने परखने के लिए, आपके लिए हम कितना कारगर सीधे, एक क्वेश्चन से इधर से उधर हो जाता है। 7 सब्जेक्ट है, करेंट है, एक सब्जेक्ट में इधर उधर हो गया तो कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का संग्रह करके हमने एनालिसिस आपको देगा, और वो आपको अप्रैल तक सब कुछ करते रहेंगे, उसमें सारा चीज़ है। और ये तो एक तरह जुड़ने के लिए, आप लोग के बीच हमको समझने के लिए, आपके लिए हम कहते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक आधार है। तो ऐसे ही ये सारा कुछ कर, इसमें और भी हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़ा है, तो देखिए वही तो आ ही गया, निम्नलिखित में किस को सेल ऑर्गेनेल्स को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ही तो आप रटे हुए हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो है से राइबोसोम को कहता है, ठीक है। तो राइबोसोम रहता कहाँ है, तो ऐसे आपको लिख देते हैं ER, ईयर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको फुल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये तो लिखा हुआ ER, ठीक है। तो ER का जो खोज किया है, पहले ये भी कर देते हैं, पोर्टर 1945 में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो इसको एंडोस्केलेटन बोला जाता है। एंडोस्केलेटन माने अंतः कंकाल, माने हमारा शरीर में जो इसको मांस बोलते हैं, चाहे जो उसे भेन बोलते हैं, आर्टरी, तो किसी बेस पर तो है ना, बेस पर है। तो जिसको आप स्केलेटन सिस्टम तो खुद पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र। तो कंकाल हमारे शरीर के लिए क्या है, खाका है, मतलब ढांचा, उस ढांचा में सब कुछ भरा हुआ है। अगर इससे शरीर से आपको बोन को अगर निकाल दिया जाए तो क्या है, तो मांस का लोथरा हो जाएगा ना, मांस का लोथरा हो जाएगा, एक बोरा जैसा, एक सीमेंट का बोरा चाहे किसी के हो जाएगा। तो ये मतलब सब एक खाका बना हुआ है, एक ढांचा, उसमें जो है से जहाँ जो चीज़ है ज़रूरत है जो अवस्थित है। तो ठीक उसी प्रकार से सेल के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है से एक्ट एज ए एंडोस्केलेटन, माने अंदर है, अंदर का कंकाल है। एंडोस्केलेटन की खोज जो है 1945 में पोर्टर करते हैं, हो गया। अब ER जो होता है से ER 2 तरह का होता है। ER जो होता है से एक होता है स्मूथ, मतलब समझ रहे हैं, चिकना, और एक होता है रॉफ, समझ गए। तो ये इसमें कोई क्या हो जाता है, राइबोसोम नहीं होता है, राइबोसोम नहीं रहता है, हो गया। और रॉफ जो है से इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है, माने होता है मीन्स
उस पर रहते हैं। और यह राइबोसोम जो है यही किसके लिए कह रहा है, फैक्ट्री ऑफ मतलब प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के एक एक चीज कर दिए हैं, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ये राइबोसोम उत्तरदायी होता है। राइबोसोम रहते कहाँ हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक क्या है, राइबोसोम के लिए एक स्थान है, एक कंकाल के रूप में है। और यही कारण है कि इसको, और एक और भी इसमें चीज जान लीजिए, राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, समझे। सब एक साथ कई कई क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकांग, समझे। माने राइबोसोम क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। अब पूछा जाएगा जो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है, तो प्लांट में पूछेगा, अगर प्लांट में पूछेगा तब तो क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन अभी हम प्लांट और लिविंग प्लांट सेल और एनिमल सेल की तो बात करते नहीं है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो है केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो क्या क्या आप सीखे, चाहे आइदर प्लांट बीइंग हो एनिमल बीइंग हो, तो न्यूक्लियस तो होगा ही। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग जो है सो जिसको केंद्रक कहते हैं, समझ गए। स्मॉलेस्ट प्रोटीन का सिंथेसिस तो सब जगह होता है, तो स्मॉलेस्ट कोशिकांग जो है आपका क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है, तो मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसी कारण राइबोसोम को जो सबसे छोटा कोशिकांग है, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री तो सब जगह लिखा हुआ है, रट लेते हैं। और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम के लिए एक आधार प्रदान करता है, जिसको अंतःस्खलन एंडोस्केलेटन कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट है, एक जो है से स्मूथ कहें चिकना, और दूसरा रुखरा रफ है। तो स्मूथ वाला पर राइबोसोम नहीं रहता है, रहता है रुखरा वाला पर। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब प्रोटीन जो है से हमारे आपके शरीर के लिए बॉडी बिल्डर का काम करता है, शरीर निर्माता। एनर्जी प्रोड्यूसर ये बहुत कम होता है, समझ गए। भोज्य पदार्थ में आप क्या क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है एनर्जी प्रोड्यूसर होता है, ऊर्जा देने वाला। जबकि बॉडी बिल्डर जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन की इकाई अमीनो क्या क्या बोले, तो जितना संभव है ये क्वेश्चन में सब कुछ करते हैं, समझते चलिए इसको। जीवाणु के बैक्टीरिया तथा कोशिका भित्ति सेल वाल जो होता है म्यूरिन का होता है। तो इस पर तो हम और चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये कोशिका भित्ति जो आप ऐसे जानते हैं, अगर प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये जो है से आपका एनिमल सेल है, और ये जो हो गया प्लांट सेल है, मतलब पादप कोशिका। ये क्या हो गया, जंतु। ये तो पूरा जब आपको शुरू से जीरो से बताएंगे तो, लेकिन जितना आप संभव है समझ सकते हैं। तो अगर प्लांट सेल दोनों जो से यूकैरियोट है, यानी दोनों का केंद्रक विकसित होता है, तो वो सब अभी नहीं डाल रहे हैं। अभी तो कल परसों जो दरोगा का परीक्षा हुआ था उसमें यही पूछा गया था, तो वो सब तो अभी सेट होगा नहीं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करने के लिए एक जो है इसमें यही होता है कोशिका भित्ति। इस पर तो तुरंत आ ही रहे हैं हम, कोशिका भित्ति। और इसके जगह इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, समझ गए। तो इसके जगह क्या होगा भाई, तो इसके जगह पर कोशिका झिल्ली होता है, माने सेल मेम्ब्रेन इसको कहें इंग्लिश में, हो गया। ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। तो क्या इसमें नहीं होता, होता है। तो इसका जो है ये कोशिका झिल्ली जो हो गया से सबसे बाहरी तल है या पट्टी, आउटर मोस्ट लेयर, मतलब सबसे बाहर में
यही रहता है। और इसका जो है कि लास्ट बट वन इसमें भी होगा। फर्क है, ये सबसे बाहरी है और ये जो है क्या होगा, कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर। तो कितना अंदर, मतलब अगर ये कोशिका भित्ति है, सेल वाल है, तो ये जो है से सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर ये एनिमल सेल है तो ये जो है से सेल मेम्ब्रेन है। तो इसीलिए इसको कहता है सबसे बाहरी ये तल है और ये जो है से एक के बाद है। तो पादप और जंतु कोशिका में आप अंतर करने के लिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो क्या उसको सुरक्षा का काम नहीं है, तो उसके जगह पर कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहरी होता है, आइए कोशिका भित्ति के अंदर होता है। एक चीज और भी बता देते हैं, इसमें जो होता है क्या होता है, लवक, प्लास्टिक जिसको कहते हैं, तो पढ़ेंगे जब ये होगा। इसमें लवक नहीं होता है। लवक क्या, एक प्रकार का रंग प्रदान करने वाला है, रंग प्रदान करना पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें आप पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आप पढ़ते हैं ना। तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यही लवक नहीं रहेगा, तो लवक नहीं होगा तो इसमें क्लोरोफिल्म जिसको पर्णहरिण कहते हैं नहीं पाया जाएगा। अब पर्णहरिण जो पत्तियों में पाया जाता है, हमें पत्ती कहाँ होता है, तो पत्तियाँ के होने से, पर्णहरिण के होने से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेता है। अब वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूर्य के प्रकाश में होता है, तो सूर्य के प्रकाश को रेडिएंट एनर्जी हम लोग बोलते हैं, बोलते नहीं होता है सॉरी, विकृत ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विकृत ऊर्जा का और भी काम है, ये जल को तोड़ता है, बहुत सारा चीज़, तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले पर्णहरिण द्वारा वायुमंडल से CO2 को लेके, नीचे से जमीन से जल एवं खनिज लेवल को लेके जिस प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पौधे चूंकि अपना भोजन स्वयं पर, इसको स्वपोषी, और हम लोग उसके बनाए भोजन पर आश्रित से परपोषी, हेटेरोट्रोप्स कहलाते हैं। जब प्लांट सेल एनिमल सेल का अलग करेंगे तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, जबकि एनिमल सेल में जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका भित्ति जो होती है से आउटर मोस्ट लेयर होती है किसका, प्लांट के लिए, और एनिमल के लिए सेल मेम्ब्रेन होता है। तो क्या सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोशिका झिल्ली होती है, प्लांट सेल में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति के अंदर, ये सबसे बाहर। और लवक जो होता है ये अलग करने के लिए, क्वेश्चन बोल दिए है ना, पादप कोशिका जंतु कोशिका के अलग करने के लिए एक लवक, इसमें लवक माने एक प्रकार का रंग प्रदान करने वाला वर्णक होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो सुमेलित तो ये नहीं है। एक चीज जान लीजिए, ये सारा जो है एड्स जो है प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, ये श्वसन तंत्र को ये जो करता है, ये सारा जो है से आपका ऐसे लिख देते हैं, ये सारा विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित मतलब वायरल रोग है, ये जान लीजिए। तो ये ट्रेकोमा जो है ये आँख की बीमारी है, आँख की बीमारी है, जिसको घरेलू भाषा में आप बोलते हैं आँख आना, ठीक है ना। ट्रेकोमा टेक्निकली ट्रेकोमा है ये। तो जैसे आप देखते हैं वायरल डिजीज, एक दूसरे को आँख पर, मेरा ही आँख अगर लाल हो गया है तो हम आपको देखेंगे तो आपको, तो ये वायरल डिजीज से ज़्यादा कम्युनिकेबल होता है, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा ये फैलता है। ये सारा जो है पूछ रहा है जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम को ये प्रभावित करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को ही तो लिखा हुआ है। ये इन्फ्लुएंजा है जिसको आप फ्लू बोलते हैं, तो ये श्वसन तंत्र को रेस्पिरेटरी के एंटी जो है ये सब करता है, सब वायरल डिजीज है। एड्स का नाम सुने होंगे, एड्स जो है, एड्स जो है एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, ये फुल फॉर्म हो गया। तो एड्स की जानकारी ऐसे 1981 में हो गया था, लेकिन भारत में जो है एड्स जो रोग होता है वो HIV वायरस से होता है, समझे। तो इसकी जानकारी जो है 1986 में प्राप्त हुई थी, HIV, समझे। तो एड्स जो बीमारी है कौन है, वायरल डिजीज है। तो इसकी जानकारी जो होती है ये सही है कि ये विषाणु जनित रोग है, लेकिन उस विषाणु का जो नाम है HIV, समझे, 1986 में पैदा किया। बार कल भी बोले हैं पिछले क्लास में, ये वायरल डिजीज जो है वो ठीक फाइनली ने उसको सप्रेस करके दबा करके मेडिसिन चाहे जो साधन है उसे हम रख सकते हैं। तो ये सारा जो है इलेफेंटस, जिसको तंत्रिका तंत्र तो लिखा ही हुआ है, सब लिख दिए, सारा जो है से वायरल डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है। तो ट्रेकोमा जो है से आँख की बीमारी, जिसको आँख का लाल होना बोलते हैं। तो ये निम्नलिखित में कौन सा, फिर ये सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित जो है से ये नहीं है। यही फूड पॉइजनिंग, ये सब जो है ये सारा बैक्टीरियल डिजीज है। ये सारे जीवाणु जनित बीमारी अपने आप में ही रटते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, ये अपने ख्याल रखेंगे। अब पूछ रहा है ये फूड पॉइजनिंग, इस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम, निमोनिया डिप्लोकोकस, ये अपने आप में क्वेश्चन है आपका। क्लोस्ट्रीडियम ये सब जीवाणु का नाम है। लेप्रोसी, ये सिफिलिस जो है यह गलत कह रहा है, ये तो सही है आपका, ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो कलरा वाइब्रोसी जो होता है, जिसको आप हैजा बोलते हैं, समझे, ये लिखा हुआ है। और सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पैलेडियम से, समझे। सिफिलिस ये जो है मुख्य रूप से पुरुष का बीमारी है, पुरुष जनन अंग का बीमारी है, समझे, जनन अंग की बीमारी है जो बैक्टीरिया जनित है, जीवाणु जनित है। इसी में जो होता है अगर महिलाओं का होता है तो इसी को गोनोरिया कहा जाता है। महिलाओं में जो आप समझते हैं, जिसको हिंदी में आम बोलचाल में हम आप बोलते हैं सुजाक की बीमारी। तो सिफिलिस में होता है कि बहुत सारा कारण है, जैसे बहुत जो लोग से पेशेवर महिलाएं, जिसको प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, जो सेक्स वर्कर है, उसके साथ शारीरिक संबंध अगर बना लेता है तो एड्स हो जाता है। लेकिन ऐसे अगर ऐसे उसका काल जिसमें शारीरिक संबंध बना लेता है तो सेक्सुअल, पुरुष का सेक्सुअल ऑर्गन जो उसमें घाव सा एक माने हो जाता है, जिसको सिफिलिस कहा जाता है। या फिर कोई संक्रमित पुरुष हैं, वो भी पेशेवर है, किसी महिला से संबंध बनाते तो गोनोरिया, जिसमें लिक्विड जैसा सेक्सुअल ऑर्गन से निकलने लगता है, तो डीजी पूरा पढ़ेंगे। ऐसा भी है कि हम तो एक बायोलॉजी पढ़ाते हैं ना, मेडिकल साइंस के थोड़ी ये हैं, लेकिन जितना जब मेरे पास बुद्धि है आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस सारा जो है जीवाणु जनित रोग है। और इसमें लिख दिए हैं कि फूड पॉइजनिंग, जैसे कुछ आप, हम ही को एक बार फूड पॉइजनिंग हो गया था, किसी ओकेजन पर खा लिए थे तो वोमिटिंग सब कुछ शुरू हो जाता है। तो उसका नाम है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलम डिप्लोकोकस निमोनिया लेप्रोसी, जिसको आप कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग लिखा हुआ है। सिफिलिस में क्या होता है तो ये भी है, ऐसे हैजा होता है। इसका लक्षण ये मुख्य रूप से सिफिलिस जो है पुरुषों के जनन अंग की बीमारी है, जिसमें ये घाव के रूप में हो जाता है और अंग जो है से उसमें स्वेलिंग वगैरह वगैरह जो आ जाता है। और उसी रूप में महिलाओं को जो होता है से गोनोरिया बोलते हैं, हो जाता है।
लहसुन प्याज में तीखा गंध जो पाए जाने वाले तत्व यौगिक का है वो सल्फर का होता है, ठीक है ना। तो सल्फर में जो होता है एलिसीन होता है, ठीक है, एलिसीन, और एक होता है एलाइल मिथाइल सल्फाइड। इतना आपको जरूरत न है, जिसको AMS शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो जब मैं लहसुन प्याज को काटते हैं, समझ रहे हैं ना, जब उसको काटते हैं उसका जो छिलका जो कहते हैं स्केल काटते हैं, तो उसके कोशिका को जब काटते हैं तो यही जो है केमिकल्स उससे निकलता है, ठीक है, और यही जो है तीखा गंध प्रदान करता है हमको, जिससे हमको आँख में आंसू आने लगती है, चाहे जो है ये होता है। तो इसे दो चीज़ होता है। तो एक प्रश्न तो आपका ही है, लेकिन बनाता क्या है? तो यौगिक जो है एलिसीन बनाता है और AMS दोनों बनाता है, और दोनों जो है तीखा होता है, जिस कारण हमको आँख से आंसू आने लगता है। तो आप ये तो परीक्षा में तो आपको केवल पूछ रहा है जे किस तत्व के, तो तत्व से, लेकिन उससे यौगिक जो बनता है यौगिक का भी नाम लिख दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजुआ से होने वाला रोग नहीं है, पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है ना, पूछ रहा है जो नहीं कौन है। तो नहीं तो ये है, तो पायरिया जो है ये सब प्रोटोजुअंस रोग है। प्रोटो पूछ रहे, ठीक है, तो प्रोटोजुअंस डिजीज है, मतलब प्रोटोजुआ से होने वाला रोग, ये सब है, समझ गए। अब प्रोटो जो होता है से यूनिसेलुलर होता है, माने एक कोशिकीय सब कुछ। ये जो है से जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरियल, जीवाणु जनित रोग है। तो ये जो होता है कोलेरा वायरस से, जिसको हैजा या ये बोलते हैं, ये पायरिया जो होता है सब, ये मलेरिया जो होता है ये सब प्रोटोजुअंस है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, हो गया। काला जार जो होता है लेशमेनिया डोनोवेनी से होता है। अब पायरिया जो इंटो अमीबा जिंजी बहस से होता है। सारा कुछ लिख दिए, तो स्पष्ट कर दिए ये तीनों जो है से मतलब कौन है, प्रोटोजुआ से होने वाला। प्रोटोजुआ होता क्या है, तो जब सेल की बात करेंगे तो एक जो होता है प्रोटोजुआ, एक होता है मेटाजुआ। जब वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग तो ये जो होता है क्या होता है, यूनिसेलुलर लिख दिए हैं, एक कोशिकीय। ये जो होता है मल्टी सेलुलर। तो हम लोग क्या होगा, मेटाजुआ में आएंगे ना, हम लोग एक से अधिक कोशिका से बने हुए हैं। लेकिन अमीबा, पैरामेसियम, बैक्टीरिया ये सब जो है से यूनिसेलुलर है, मैंने एक कोशिकीय से बना हुआ है, समझ गए। तो प्रोटोजुआ से कौन कौन, ये सबका वैज्ञानिक नाम लिख दिए हैं। पायरिया, पायरिया आप समझते ही हैं, दांत का सड़ जाना। काला जार में क्या होता है, बुखार आ जाना। तो मलेरिया में क्या होता है से एक उसको क्या कहते हैं, एक समयांतराल के बाद फिर बुखार आ जाता है, तो उसके लिए आप कुनाइन की दवा लेते हैं टैबलेट के रूप में, जो सिंकोना नाम के वृक्ष से, आप वृक्ष से सारा क्वेश्चन ही बोल रहे हैं। मलेरिया क्या होता है, एक समयांतराल के बाद उसका क्या हो, फिर बुखार जो है से फीवर आपके शरीर में आ जाता है। तो उसके लिए मार्केट के बाजार में जो है कुनाइन नाम का आप दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। और कुनाइन जो तरह
तैयार होता है सिंकोना नाम के वृक्ष से, या सिंकोना नाम के वृक्ष से नहीं, सिंकोना के छाल से तैयार होता है। जितना आपको ज़रूरत है जीएस में, तो हम तो एक ही साथ सब कुछ बोल रहे हैं, समझे। और उसी में एक प्लाज्मोडियम, ये वाइवेक्स ना, प्लाज्मोडियम एक फैल्कीपेरम होता है जिसको काली बुखार कहते हैं। तो उसमें मतलब ये तो हमारा आपका बुखार जो वाइवेक्स से होगा तो ठीक हो जाता है, लेकिन फैल्कीपेरम वाला जब प्रजाति से आपका सफ़र करिए, ग्रसित रहिएगा, तो इट वुड बी फेटल, मतलब यह बहुत ही खतरनाक होता है, मृत्यु तक हो जाती है, मलेरिया से मृत्यु तक हो जाती है। तो वाइवेक्स के मतलब संक्रमण से नहीं, फैल्कीपेरम से, जिसको बोला ही जाता है काला बुखार, शरीर एकदम काला हो जाएगा और उसे बहुत बहुत डेंजरस या हजार्डस कहें, उसको खतरनाक कहा जाता है। तो जब पढ़ेंगे तो उसमें सब प्रजाति हम लिखाएंगे, चाहे अभी तो हम लोग केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, सारा कुछ इसमें आपको कर दिया गया है। एम्फीबिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत है? तो एम्फीबिया मतलब उभयचर, लिखा ही हो तो है उभय, इसका हिंदी होता है उभयचर। उभयचर, उभयचर का एग्जाम्पल आपका क्या है? मेढक हो गया। हम लोग जो है से मानव क्या है? स्थलीय है। अब मछली ये सब जो आप देखते हैं वो जलीय है। तो उभयचर किसको कहते हैं? जो जल एवं स्थल पर रहे नहीं, बार बार बोल रहे हैं, कोई ऐसा प्राणी जो जल एवं स्थल माने एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल माने दोनों जगह अपना लाइफ साइकिल पूरा करे, जीवन चक्र पूरा करे, उसको उभयचर कहते हैं। और उभयचर का एग्जाम्पल है फ्रॉग। समझ गए? हो गया। अब कह रहा है कि अब तो कॉन्सेप्ट वाला चीज है, इसका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब केंद्रक होता है। यस, केंद्रक होता है, लेकिन हम लोग में मानव में जो है वो मानव के बताएं पिछले क्लास में, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। तो इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? इन्यूक्लिएटेड। समझ रहे होंगे। यही बात है जो हमारे केंद्रक में आरबीसी के केंद्रक आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो यही कारण है जो हम लोग खून की जांच से डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते हैं। इसीलिए कि डीएनए जो है वो जेनेटिक पार्ट है, जिसको आनुवंशिक भाग कहें या पदार्थ कहें, वो केंद्रक में पाया जाता है। हमारे ब्लड में तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो हम ये बाल से, नाखून से, स्किन से डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन आरबीसी से नहीं। समझ गए? तो यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है क्या आरबीसी इसका न्यूक्लिएटेड होता है? तो यस होता है। फिर कहता है जी इसका हृदय 3 चेम्बर होता है। यस होता है। हम लोग का जो चेम्बर है से क्या है? मानव का हृदय, मानव के हृदय का नहीं, मानव के हृदय, हार्ट लिख देते हैं, हार्ट जो है से 4 चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर का होता है। तो 4 चेम्बर में 2 होता है आलिंद और 2 निलय, और 2 जो होता है निलय, ऑर्किल वेंटिल कहते हैं। लेकिन इसका जो 3 चेम्बर होता है इसमें 2 आलिंद हो गया, मतलब ऑरिकिल ऊपर वाला को, और एक जो है निलय मतलब वेंट्रिकिल। समझ गए? तो ये भी इसका सही है। इसका निषेचन, फर्टिलाइजेशन वो जल में होता है। यस होता है, जल में होता है। तो कह रहा है उपरोक्त सभी कथन इसका सही है। समझ गए? फर्टिलाइजेशन जो होता है ये लोग में एक्सटर्नल होता है, हम लोगों में क्या होता है? आंतरिक होता है। कल ही बोलते हैं ना, आंतरिक होता है कि इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लेवियन ट्यूब, जिसको डिम्ब वाहिनी हिंदी में कहते हैं। सेक्सुअल, जिसको महिला नसबंदी कहा जाता है,
तो महिला नसबंदी में फैलोपियन डिम्बाहिनी को क्या हो से बांध दिया जाता है। शारीरिक संबंध आप बताएंगे लेकिन महिलाएं कंसीव जिसको गर्भ धारण करना कहता है वो नहीं होगा। पुरुष नसबंदी में भाषा डिफरेंस को बांध दिया जाता है। तो ऐसे जो हमारे समाज में जो कम पढ़े शब्द क्या बोले, जो लोग में एक भावना है कि नसबंदी करा लेने से पुरुष या महिला कमजोर है, ऐसी बात नहीं। शारीरिक संबंध बनाने में कोई परेशानी नहीं है, वाइटल कैपेसिटी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो महिला कंसीव नहीं करें जिसको गर्भ धारण करना कहता है। तो गर्भ धारण के लिए वो फैलोपियन ट्यूब जो है से उसको यूटेरस से हटा दिया, मतलब कनेक्ट हटा दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन माने ओवम और स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु तो मिलेंगे ना, फर्टिलाइजे नहीं होगा। अब फर्टिलाइज्ड एग मतलब निषेचित अंडा जो है वो ट्रांसप्लांट इन जिसको क्या कहते हैं यूटेरस माने बच्चेदानी जिसको बोलता है, समझे। तब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो बच्चा बनेगा कैसे। तो महिला नसबंदी में यही होता है जिसको ट्यूबटेक्टोमी मेडिकल साइंस में ऐसे भी बायोसाइंस में बोला जाता है। तो इसमें फैलोपियन डिम्बाहिनी को ही, ये तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब चैप्टर आएगा तो सब आपको इस पर इमेज ला के समझाया जाएगा। तो महिला नसबंदी यही है, डिम्बाहिनी जो नली है जिसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहता है, इसी को काट के 2 हिस्सा में कनेक्शन हटा दिया जाता है। तो शारीरिक संबंध बनाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन महिला कंसीव में गर्भ धारण नहीं करेगी, समझे। तो लेकिन हम लोग में होता है आंतरिक, और यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, फ्रॉग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें बाह होता है। कल भी पिछले क्लास में बोले हैं कि जब ब्रीडिंग सीजन जब बरसात आएगा तो आप देखिए, अभी तो जो मेढक कहीं देखिएगा इतना टेम्परेचर लो है तो नहीं मिलेगा। तो इसको हिबरेशन, हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, हिबरेशन बोलता है, मतलब अभी सुसुप्ता अवस्था में हिबरेशन में चला है। तो टर्म लिखाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़े तो उसको एस्टिवेशन, वो एक्टिव हो जाता है। और जब वर्षा ऋतु आती है रेजी सीजन, तो उसमें देखिएगा मेढक बोलने लगेगा, टटराने लगेगा, तो उसका प्रजनन काल है, ब्रीडिंग सीजन है। मेढक में भी 2 है, एक देखिएगा बड़ा वाला आपको मिलेगा जिसको आप टोट्स जैसे बड़ा कुछ और भी शब्द बोलते हैं, तो मेल है जिसका वोकल से कैसे बोलेगा तो ऐसे ऐसे कंटैक्ट और एक्सपेंड करेगा, तो वो फीमेल को आकर्षित करता है। जब ब्रीडिंग सीजन आ गया, और कपलेटरी पैड से देखिएगा कहीं ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे जो उसको 1 दिन 2 दिन तक पकड़े रहता है। अब पकड़े रहेगा तो शरीर में जब इरिटेबिलिटी आएगी तो एग रिलीज करेगा, मतलब जिसको अंडा कहते हैं। देखिएगा कई जगह 100 200 जो रहेगा, और वो जब वही वर्षा हुआ तो एक जगह मानी एक जगह कलेक्ट करके तैरते रहता है। फिर जब वो विकसित होगा अक्टूबर नवंबर में, तो जहाँ पानी खत्म हो जाएगा तो जैसे उनसे पूंछ मिलेगा, दैट इज टडपोल, समझे। और जैसे ही परिपक्व होगा तो पूंछ उसका हट जाएगा, दैट इज नोन एज अ टर्म एज फ्रॉग, समझे। क्या क्या बोले, जितना चीज है, लेकिन सब पढ़ना है हम लोग को, कहीं ना कहीं पढ़ना है। मानव के रक्त कणों का आकार सबसे बड़ा कौन होता है, तो ये होता है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, आकार घटते क्रम में, तो WBC, इसके बाद RBC, इसके बाद में प्लेटलेट्स। इसको साइंटिफिक ल्यूकोसाइट्स लिख दिए। साइट्स का मतलब ये होता है सेल, इरिथ्रोसाइट्स, और इसको ऐसा ना पढ़ते हैं, सेट में बनाते हैं, कुछ करते हैं। एक के क्वेश्चन हम सारा चीज कर रहे हैं, इसके बावजूद थोड़ो आप पढ़ेंगे तो 3 महीना बायोलॉजी 1-1 घंटा क्लास, तब देखिए जिसमें क्या क्या हम डालते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स देख रहे हैं, सब में साइट्स लगा हुआ है। तो ये क्या कहता है, ब्लड कर्पल्स। ये तो बायोसाइंस का, इसको दूसरे शब्द में आप ब्लड सेल्स ही कह सकते हैं, बायोसाइंस का ही वर्ड है।
और सेल्स साइट्स का मतलब होता है सेल्स। सारा कुछ लिख दिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट है आपका। ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट में भी ये जो है सो मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड यानी इसी को आप ग्लूकोज बोलते हैं, समझे? ग्लूकोज। आज जो आप टेबल शुगर खाते हैं, चीनी जिसको बोलते हैं, वो डाइसेक्राइड होता है। डाइसेक्राइड होता है। आज जो रोटी चावल खाते हैं, वह पॉलीमर्स मेनी। पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण भोजन में कार्बोहाइड्रेट सब कुछ लिख दिए हैं, जिसे पर्णहरित सारा चीज तो लिखा ही है। बाला कौन सा धातु है? ये सब धातु है, ख्याल रखिए, सब धातु है। तो इसमें Mg जो होता है से सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। तो इसमें भी एक और क्वेश्चन पूछ रहे, मुख्य रूप से रहेगा तो ये मुख्य रूप से, समझे? अब मुख्य नहीं रहेगा तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये दोनों जो है धातु नहीं है, ख्याल रखेंगे। तो पूछ रहा है धातु, तो ये सारा जो है से धातु है। सोडियम है, सॉरी इसमें ये धातु है, ये धातु नहीं है। ये दोनों जो है से अधातु है, ये जो है सो धातु है। तो आपको कंफ्यूजन इसमें होगा। तो सोडियम 11 होता है, 23 होता है, इसका जो होता है से मैग्नीशियम, सारा कुछ तो हम करिए दिए। 12 होता है, 24 होता है। तो धातु पूछ रहा है, तो थोड़ा अगर केमिस्ट्री समझते हैं तो ये दोनों जो है से अधातु है। इस पर तो आपको विचारे नहीं करना है। तो बचा ये तो ये 11 12 तो ये, लेकिन पूछेगा धातु है तब तो यही दो होगा, यानी और भी ऑप्शन रह सकता है। तो आपको कंफ्यूज कराने के लिए ऑप्शन में दिया हुआ है। और पूछेगा से मुख्य रूप से तब, लेकिन मुख्य नहीं रहेगा तो धातु शब्द भी नहीं रहेगा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन जो है से धातु की श्रेणी में नहीं आते हैं, समझ गए? है ना? यही था आपका। मिलते हैं और आपसे इससे रिलेटेड वीडियो इसको बोलें क्लास बोलें, इसको देखते रहिए, हमको परखते रहिए। आप ये तो बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके बीच पहुंचने के लिए, जो मेरा अगर आपका पढ़ाया हुआ लाभकारी कुछ लग रहा है तो वही थोड़ा बहुत। अभी नया हम चैनल शुरू किए हैं। टीचर तो इतने दिन से आप लोग भांप रहे हैं, बहुत बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इसमें वही लाइक सब्सक्राइब जो बोलता है, और बार बार बोले इसको आर्थिक एंगल से नहीं देखेंगे। बायोलॉजी का मात्र 199 में 3 महीना 1 घंटा हम क्लास पढ़ाएंगे। तब उसमें देखिए जो आपका कोई सीधे ना हो। जनरल परीक्षा आप देते हैं दरोगा और इस सब में तो जो कल ही परसों परीक्षा हुआ तो बहुत सारे शिक्षक हैं चाहे टीचर है, उस पर हम क्या कमेंट करें। जिसको जितनी बुद्धि है उस ढंग से बोलते हैं। तो टीचिंग तो अभी क्या हो गया है, एक प्रोफेशनलिज्म हो गया है ना। हम जितना 3-5 बोले हमसे आप ज़्यादा अकर से आपके अनुसार हम अनुकूल बात करें, मीठी मीठी बात करेंगे तो ज़्यादा हमसे खुश रहिएगा। लेकिन अपना एक ये है, जीने का नज़रिया है, हर आदमी का एक नेचर भी होता है, जीवन शैली है। तो टीचिंग जो है से पेशा है, लेकिन सब कुछ ही नहीं है। शिक्षक बीच में जो होना चाहिए वो ज्ञान लेने का संबंध होना। लेकिन हम लोग तो अभी एक व्यवसाय के रूप में व्यवहार करते हैं। जितना आपके मन अनुकूल, आप कुछ नहीं जान रहे हैं, आपको कहेंगे जो तू तो एकदम इंडिया में टॉप करेगा, आप झट से, यही लोग हो भी रहा है ना। लेकिन परीक्षा पास करने के लिए आप जान लीजिए जो पढ़ना पड़ेगा। कल ही जो परीक्षा हुआ, बारे बहुत लोग हैं, पूरा इंडिया में टीचर लोग हैं, हमने ये पढ़ाया तो हमने पढ़ाया, मेरा ही पढ़ाया,
आ गया। अरे विद्यार्थी को सब पढ़ा के भेजो ना। अरे तुम्हारा ही पढ़ाया आ गया तो परीक्षा तो 12 लाख दिए, तो सीट तो है कितना। तो ये सब चीज़ पर आप लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। थोड़ा बहुत हम भी उसी दुनिया में ढलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो होगा नहीं। मेरा एक से ईमानदारी से पढ़िए, रिजल्ट होगा। उसमें टीचर कुछ नहीं कर रहा है, केवल आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा बहुत जो हेल्प होता है, या जहाँ जो गुत्थी सुलझाना है वो आपको, तो ईमानदारी से पढ़िए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और सब कुछ तो डिस्क्रिप्शन मेरा जो टोटल जीएस का ऐप है उस पर सब दिया हुआ है, उसमें आप देखिए। और एक बी प्रॉम्प्ट, बी ऑनेस्ट, बी अकाउंटेबल, मतलब जागरूक रहिए, ईमानदार बनिए और जिम्मेदार बनिए, सब कुछ हो जाएगा। समझे? सब कुछ हो जाएगा। पढ़ने में मन लगता है पढ़िए, ना मन लगता है ज़िंदगी में बहुत कुछ है, पढ़ना कोई ज़रूरत हो रही। जो पढ़ने का काम आपने जो लिया है, ये समाज में जितने सारे काम है वो सबसे टफ काम है, उसी पर आपने शुरू कर दिया है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और कोचिंग और टीचर तो एक बहाना है, एक माध्यम है। समझे? और लगे जो आपको ये सर जो मेरे लिए कुछ कह रहे हैं वो अनुकरणीय है, तो इसमें जो आपसे हो सकता है, चाहे जो आप कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।